3.5 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर, करोड़ों की फसल खराब और 23 डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली फ्लड हिट। और ये सिर्फ 2025 की कहानी नहीं है। 1988, 2019, 2023 पंजाब बार बार डूबता है। सवाल ये है, क्यों? क्या सिर्फ बारिश ही इतनी बड़ी वजह है या फिर इंसान की गलतियों ने इस ट्रेजेडी को मल्टीप्लाई कर दिया? आज इस वीडियो में हम समझेंगे पंजाब की बाढ़ का असली सच, कैसे 1955 से लेकर आज तक एक फ्लड बार बार साइकिल रिपीट करता है। क्या पास्ट के लेसन इग्नोर हुए और प्रेजेंट की प्रॉब्लम पाइल अप हुई? 1955 फर्स्ट बिग फ्लड। नया नया आजाद हुआ देश, पंजाब के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और तभी सतलज और ब्यास अपने किनारे तोड़ के गांव और शहरों में घुस आई। 1000 से ज्यादा लोग मरे, लाखों बेघर हो गए, क्रॉप्स खत्म, इकोनॉमी हिल गई। तब लोगों को लगा शायद ये वंस इन अ सेंचुरी डिजास्टर है। 1988 पंजाब वर्स्ट फ्लड। 33 साल बाद तबाही और बड़ी। 23 में से 13 डिस्ट्रिक्ट फ्लडेड, 4000 करोड़ रुपए का डैमेज, और उस वक्त के हिसाब से ये अनइमेजिनेबल अमाउंट था। सब ने बोला नेचर के सामने इंसान अब बेकार है, लेकिन सच ये था, फ्लड सिर्फ नेचुरल नहीं होते, इंसान उन्हें और ज्यादा डेंजरस बनाता है। पंजाब के फ्लड्स एक्चुअली प्रिवेंट किए जा सकते थे। 1988 के बाद गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट आइडिया निकाला था, फ्लड प्लेन मैप्स। सिंपल लैंग्वेज में ये मैप्स बताते हैं कि जब रिवर ओवरफ्लो करेगी, पानी कहाँ तक फैल सकता है। उसमें क्लियर जोन्स होते हैं, हाई रिस्क, मॉडरेट एंड लो रिस्क एरियाज, और एक स्पेशल 100 ईयर फ्लड जोन भी होता है। मतलब स्टैटिस्टिकली एक बार सेंचुरी में ऐसा एक्सट्रीम फ्लड आएगा। और यदि इन मैप्स को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया जाता तो क्या होता? फ्लड जोन्स में कंस्ट्रक्शन बैंड होती, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनके लिए रीलोकेशन और कंपनसेशन प्लान होता। मतलब नदी के लिए नेचुरल ब्रीदिंग स्पेस बची रहती। लेकिन रियलिटी, ये मैप्स फाइल में बंद रह गए। क्यों? सबसे पहला रीजन है पॉलिटिक्स और पैसा। अगर फ्लड प्लेन्स को नो बिल्ड डिक्लेयर कर देते तो बिल्डर्स, इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स और लोकल पॉलिटिशियन का लैंड वैल्यू क्रैश हो जाता। सेकेंड रीजन, रीलोकेशन कॉस्ट। अगर लोगों को घर छोड़ना पड़ता तो गवर्नमेंट को नया घर और पैसा देना पड़ता। ये एक्सपेंसिव था तो सीधे इग्नोर कर दिया गया। नंबर 3, डिपार्टमेंट का कंफ्यूजन। रेवेन्यू, इरिगेशन, पंचायत, अर्बन प्लानिंग सब इन्वॉल्व थे, पर किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। रिजल्ट, जीरो अकाउंटेबिलिटी। नंबर 4, आउटडेटेड मैप्स। 80s to 90s के टाइम एक्यूरेट सैटेलाइट या लिडार टूल्स नहीं थे। मैप्स कोर्स स्केल पे बने, और जब रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया, लोग कहने लगे कि मैप्स गलत हैं, और फिर कोर्ट में केस अटक गए। नंबर 5, पॉलिटिक्स और वोट बैंक। फ्लड प्लेन्स में गांव और कॉलोनीज बन गए और उन्हीं लोगों का वोट चाहिए था। कौन सा नेता उनको हटाता? और फाइनल रीजन, लीगल टैंगल्स। नोटिफिकेशन से पहले नोटिस देना चाहिए था, पर जब वो नहीं दिए गए तो कोर्ट केसेस शुरू हो गए। गवर्नमेंट ने बोला हेडेक मत लो, फाइल बंद कर दो। रिजल्ट, आज हम 2025 में देख रहे हैं वो जगह जो लॉ के थ्रू बैन होनी चाहिए थी, वहाँ कॉलोनीज, फैक्ट्रीज और मॉल्स खड़े हैं। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है, रिवर के पास फैलने की जगह ही नहीं होती और पानी सीधा गांव और घरों में घुस जाता है। सेकंड एंड बिगेस्ट, हरी के कन्फ्लुएंस। पंजाब के हट में एक जगह है जहां 2 बड़े नदियां मिलती हैं, सतलज और ब्यास। इस पॉइंट को कहते हैं हरी के हेडवर्क्स। पेपर पे ये सिर्फ एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लगता है, पर असल में ये एक चोक पॉइंट है, जैसे किसी ट्रैफिक जैम का बॉटलनेक। प्रॉब्लम क्या है? दोनों नदियां अपना सारा सेडिमेंट, स्लिट, मिट्टी, छोटे बोल्डर्स लेकर हरीके पे ड्रॉप करती हैं। धीरे धीरे ये कन्फ्लुएंस चोक हो जाता है, मतलब पानी के लिए
गुजरने की जगह कम हो जाती है और जब ऊपर से हैवी रेनफॉल होता है, ये डैम्स अपना स्टोरेज रिलीज करते हैं। ये चोक पॉइंट एक बैक वाटर इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब सिंपल शब्दों में पानी जाने की जगह नहीं मिलती और वापस पुश होकर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ पानी का लेवल एकदम स्पाइक हो जाता है। रिजल्ट, फ्लड्स और ज्यादा तेज और गहरे लगते हैं, जैसे वार्निंग का टाइम ही न मिला हो। 1988 में जब पंजाब में सबसे बड़ा फ्लड आया, तब भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स में ये लिखा था कि कन्फ्लुएंस और एम्बैंकमेंट बॉटलनेक ने पानी को स्पाइक कर दिया। तभी सजेशन दिया गया था, डिस्लिटिंग करो, कैपेसिटी एनहांस करो, हरीके के चोक पॉइंट्स को अनलॉक करो। लेकिन रियलिटी, 35 साल से ये काम पेंडिंग कल्चर में अटका हुआ है। फाइल सर्कुलेट होती रहती है, बजट एलोकेट होता है, पर ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। थर्ड इज द लेवी इफेक्ट। सोचो, एक नदी के किनारे आप बांध बनाते हो, छोटा फ्लड आया, रोक लिया, नेक्स्ट टाइम और बड़ा फ्लड आया, बांध और ऊंचा कर दिया। हर साल बांध ऊंचा होता गया और लोग सोचते रहे सेफ है, लेकिन रियलिटी में ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, क्योंकि जो पानी बांध के अंदर ट्रैप होता है उसका प्रेशर हर बार और ज्यादा बढ़ता है और जब कभी बांध टूटता है तो वो छोटा ओवरफ्लो नहीं, एक सुनामी जैसा फ्लड वेव निकलता है। घर, सड़कें, खेती सब एक ही मोमेंट में वॉश आउट। और ये सिर्फ ओवर टॉपिंग का गेम नहीं है, एक और साइलेंट किलर होता है, पाइपिंग। पानी धीरे धीरे बांध के नीचे से मिट्टी खींचता है, टनल बनाता है और एक दिन पूरा बांध कोलैप्स। मतलब छोटी लीक भी पूरे गांव को डुबा सकती है। 1988 के फ्लड के बाद पंजाब ने क्या सीखा? बांध बनाना, लेकिन असली सोल्यूशन था नदियों को ब्रीदिंग स्पेस देना, फ्लड प्लेन्स को खुला रखना, जो हमने नहीं किया। दैट्स व्हाई आज हर एक ब्रीच एक कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर बन गया है। फोर्थ रीजन इज खाड़ी बेल्ट। पंजाब के फ्लड्स का एक और हिडन इंजन है छोए। छोए मतलब छोटे सीजनल नाले जो हिल्स से निकलते हैं, स्पेशली कंडी रीजन में। पहले इनके आसपास घना जंगल, मिट्टी और वेजिटेशन होता था जो पानी को स्लो कर देता था। मतलब क्लाउड बस्ट होता था तो पानी धीरे धीरे नीचे आता था। लेकिन अब सीन बदल गया है। इलीगल सैंड माइनिंग और स्टोन क्वायरिंग ने इन स्लोप्स को काट दिया है। वेजिटेशन गायब, चैनल्स अनस्टेबल। अब अगर छोटा क्लाउड बस्ट भी हो गया तो पानी सीधे रॉकेट की तरह नीचे गांव में जाता है और सोचो सिर्फ घंटों में पूरा गांव फ्लड में डूब जाता है। अब चलते हैं शहरों की तरफ। एक और डेंजरस प्रॉब्लम है स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवर का मिक्सअप होना। समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लो। स्टॉर्म ड्रेन का काम है बारिश के पानी को जल्दी बाहर निकाल देना और सीवर का काम है गटर के गंदे पानी को ले जाना। लेकिन पंजाब में कई टाउन्स में प्लानिंग का ध्यान ही नहीं दिया गया। स्टॉर्म ड्रेन और सीवर लाइन को क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया। रिजल्ट, जब हैवी रेन होती है तो स्टॉर्म ड्रेन के पानी का प्रेशर उल्टा सीवर के अंदर घुस जाता है। सीवर चौक हो जाते हैं और पानी बाहर निकलने की बजाय उल्टा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ 3 से 6 घंटों की हैवी रेन में सिटी में फ्लड आ जाता है। 1988 के बाद मॉडर्न प्लानिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने थे, स्टॉर्म और सीवर अलग रखने थे, लेकिन वही गलती कंटिन्यू होती रही और आज अर्बन फ्लड्स और ज्यादा डेडली हो गए हैं। फ्लड्स का एक और हिडन विलन है पंजाब के गांव के तालाब और वेटलैंड्स का गायब हो जाना। सोचो, पहले गांव में एक बड़ा तालाब होता था, मार्शी जमीन और छोटी वेटलैंड्स होती थी। इनका काम था कि स्पॉन्ज की तरह बिहेव करते थे। मतलब जब ज्यादा तेज बारिश होती थी तो ये पानी को 24 से 48 घंटे के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेते थे। फिर धीरे धीरे वो पानी या तो ग्राउंड में चला जाता था या नदियों तक कंट्रोल तरीके से पहुंचता था। लेकिन आज रियल एस्टेट और लैंडफिल प्रोजेक्ट्स के लिए इन पॉन्ड्स को भर दिया गया। वेटलैंड्स को कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल लैंड बना दिया गया। रिजल्ट, एक ही दिन की हैवी रेन का पानी डायरेक्टली स्ट्रीट्स और फील्ड में आ जाता है। होल्ड करने का कोई बफर सिस्टम ही नहीं बचा। 2009 के बाद पंजाब में एक नया लॉ आया। लॉ का मकसद अच्छा था, ग्राउंड वाटर बचाना,
फार्मर्स को बोला गया कि पैडी ट्रांसप्लांटिंग जून के सेकेंड हाफ से पहले मत करो। साउंड स्मार्ट, राइट? बट ये लॉ एक हिडन डिजास्टर मशीन बन गया। अब क्या होता है, जून के एंड तक जब किसान अपनी पैडी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उस टाइम मानसून का पीक होता है। फील्ड्स ऑलरेडी पानी से भरे होते हैं, एकदम सैचुरेटेड। और जब हैवी रेन होती है तो इमेजिन करो, फील्ड्स के पास एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही नहीं होती। सारा पानी एकदम स्ट्रीम और नदियों में रश करता है। रिजल्ट, इंस्टेंट फ्लड्स। एक पॉलिसी जो ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए बनी थी, आज वो फ्लड्स को एम्पलीफाई कर रही है। पंजाब का कैनाल सिस्टम एक जमाने में इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट माना जाता था। ब्रिटिश एरा के बाद सतलज और ब्यास जैसी रिवर के पानी को डाइवर्ट करके एक मैसिव कैनाल नेटवर्क बनाया गया। इस सिस्टम में एक खास चीज थी, एस्केप्स। एस्केप्स को सिंपल शब्द में समझो, एक सेफ्टी वॉल्व। मतलब अगर कैनाल या बराज में पानी ज्यादा हो जाए तो एस्केप्स एक्सेस पानी को किसी सेफ एरिया या फिर सीजनल ड्रेन में डाइवर्ट कर देते थे। इससे क्या होता था, फ्लड का प्रेशर कम हो जाता था और पानी अपने नेचुरल रूट में फैल जाता था बिना हैबिटेशन को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आज पंजाब की ग्राउंड रियलिटी क्या है? काफी एस्केप्स स्लिट से पूरे भर गए। मतलब उनकी कैपेसिटी एकदम से 0 के बराबर हो गई। जहां एस्केप चैनल 5000 क्यूसेकंड वाटर ले जा सकता था, आज सिर्फ कुछ 100 क्यूसेकंड ही ले जा पाता है। और मेन प्रॉब्लम है मेंटेनेंस कल्चर। 1988 के फ्लड के बाद हर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एस्केप्स को अपग्रेड और मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट हमेशा कैपिटल प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेता है, नए कैनाल्स, नए बराजेस, क्योंकि उसमें बजट बड़ा होता है। मेंटेनेंस का बजट हमेशा कट कर दिया जाता है। रिजल्ट, एस्केप सिर्फ नाम के बचे, काम के नहीं। फ्लड सिर्फ रिवर की वजह से नहीं आते, शहरों के ड्रेन्स भी काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज पंजाब के अर्बन नाले प्लास्टिक और मिट्टी से इतने चोक हो चुके हैं कि उनकी इफेक्टिव कैपेसिटी 30 to 60% तक कम हो गई है। मतलब डिजाइन के हिसाब से अगर एक ड्रेन 100 लीटर पानी ले जा सकती है, अब सिर्फ 40 से 50 लीटर हैंडल करती है। रिजल्ट, थोड़ी सी हैवी रेन भी डीप अर्बन फ्लडिंग क्रिएट कर देती है। पंजाब की लैंड हिस्ट्री खुद एक हिडन रिस्क है। घाघर, सरस्वती सिस्टम और पुरानी रिवर्स के पैलियो चैनल्स आज भी जमीन के नीचे मौजूद है। मतलब 1000 साल पुराने मिंडर्स और ड्राइड आउट रिवर पाथ्स। प्रॉब्लम ये है कि उन पुराने चैनल्स के ऊपर इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और कॉलोनीज बन गई। आज जब भी एक्सट्रीम रेन होती है, पानी अपना पुराना रास्ता ढूंढता है। मैप पर शायद नदी ना हो, लेकिन ग्राउंड पर फ्लड एग्जैक्टली उसी पाथ से गुजरता है और लोग हैरान होते हैं, यहाँ तो नदी नहीं थी, कॉलोनी आकर डूब कैसे गई? 1988 के बाद लैंड यूज प्लानिंग में इन पैलियो चैनल्स को नो बिल्ड बफर जोन देने की जरूरत थी, लेकिन डेवलपमेंट प्रेशर और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स ने उसे इग्नोर कर दिया। रिजल्ट, आज हम पुरानी नदियों की यादों के नीचे जा रहे हैं। तो अब समझे, पंजाब इसीलिए हर 2 से 3 साल में डूबता है। आधे से ज्यादा लोगों ने तो मेरा वीडियो बीच में ही ड्रॉप कर दिया गया हो, लेकिन यदि आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइस के पार।